हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 9 फरवरी 2024। आइए आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं। डेली बेसिस पे ये क्लासेस आपकी रेगुलर इवनिंग में होती है। आज ये क्लासेस थोड़ी लेट हो गई। जनरली ये क्लासेस 8 बजे होती है, तो कोई बात नहीं, रेगुलर आपकी क्लासेस रहेगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा, कवर करते हुए चलिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है वो बेसिकली अभी पॉल्यूशन को चेक करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पे एक कमेटी को बुलाई गई है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौसाल के द्वारा इसको बेसिकली बुलाया गया। डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो पर्सन्स है उनको यहाँ पे बुला करके एक कमेटी का गठन किया गया है, ताकि हम पॉल्यूशन को क्या कर सके, कम कर सके और चेक कर सके और कंट्रोल कर सके। ठीक है, एक समिति का गठन किया गया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से हर लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। और बेसिकली हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा ये कमेटी का गठन किया गया है। और यहाँ पर बेसिकली प्रदूषण को कम करने के लिए, किस तरह से हम प्रदूषण को कम करें, उसको कैसे चेक करें, उसको किस तरह से कंट्रोल करें, उसको लेकर के यहाँ पे ये कमेटी का गठन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ से बेसिकली बहुत सारे वेस्ट जो है, सीवेज का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? रोहतक, पानीपत और करनाल जिला में खास करके। तो यहाँ पे खास करके बोला गया है इस कमेटी की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी ने यह डिसीजन लिया है कि अब वो बैन करने को लेकर के ये डिसीजन ले रहे हैं कि रोहतक, पानीपत और करनाल से किसी भी तरह का कोई भी सीवेज का जल छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लगाने का आदेश यहाँ पे दे दिया गया है। टोटल 80 गांव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पानीपत में, और 32.7 प्रतिदिन मिलियन लीटर सीवेज के उपचार और डाइवर्जन के लिए एक कार्य योजना तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया एक एक्शन प्लान को इसको ट्रीट करने के लिए, इसको डाइवर्स करने के लिए मिलियन लीटर्स पर डे जो है, जो सीवेज है जो जनरेट होता है 80 गांव से पानीपत जिला में, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। एक नया पहल यहाँ आप देख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के, जो बहुत अच्छे से यहाँ पे 3 टायर जो सिस्टम है 38 विलेज का, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशंस को हम प्यूरिफाई कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स जो लिए जा रहे हैं, ताकि जो सीवेज ऑलरेडी इतने सारे जो नदी वगैरह में मिल रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, शुद्धिकरण प्रक्रिया को यहाँ पे इनिशिएट किया जा सके, उसी को लेकर के ये स्टेप यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, मौजूदा सीवेज उपचार की यहाँ पे पूरी तरह से ढांचा को यहाँ पे सुधारने के प्रयास की जा रही है, ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो सके और किसी भी तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, ताकि देख सकते हैं पॉल्यूशंस अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो जल में आपके जो जीव हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, तो उनके जीवन को भी सही करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि उनको किसी भी तरह के कोई भी नुकसान ना हो, पानी प्रदूषित ना हो और इन्वायरमेंट भी हमारा क्लीन रहे। ठीक है, तो ये स्थायी जल प्रबंधन को प्रयास के रूप में यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। पूरे राज्य में सिंचाई करने का उद्देश्य यहाँ पे लिया जा रहा है। सीवेज को पूरा उपयोग करने के लिए ये रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम सिंचाई होती है, सूक्ष्म सिंचाई यहाँ देखने को मिलता है, और इसी के वजह से जो जल का यहाँ पे पुनः प्रयोग, देखिए सिंचाई में किस तरह से हम वापस से उस जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसको लेकर के ये सारे वर्क जो है वो आपके हो रहे हैं। तो ये फेज 1 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग वापस से किस तरह से रीयूज कर सके, उसी को लेकर के ये फेज 1 प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है पानीपत में। ठीक है, फेज 2 को लेकर के यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि हम किस तरह से इरिगेशन प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को सतत बना सके, सस्टेन बना सके और उसको क्लीन बना सके, उसको लेकर के यहाँ पे इसमें स्थिरता बना करके रख सके, उसी को लेकर के ये सिंचाई प्रथाओं पर यहाँ पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये चरण 2 के तहत, इनिशिएटिव 2 के तहत, ये यहाँ पे फेज 2 के तहत यहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है। ठीक है,
देखिए, एक तो वेस्ट वाटर है और वेस्ट वाटर को किस तरह से हम रीयूज़ कर सकते हैं ट्रीट करके, उसको लेकर के यहाँ पे ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, 80 विलेजेस है पानीपत ज़िला में जहाँ से ये सीवेज जो है वो जनरेट होता है और उससे हम किस तरह से उसको प्योरीफाई करें। ठीक है, वो पॉन्ड सिस्टम जो है उसको हम किस तरह से प्योरीफाई करके हम किस तरह से इरिगेशन में वापस से हम उसको यूज़ कर सके, उसको लेकर के बेसिकली यहाँ पे ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहला न्यूज़। दूसरा न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा न्यूज़ है वायु शक्ति 2024 को लेकर के। अभी एक्सरसाइज होने वाला है 17 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में, जहाँ पे जितने भी लड़ाकू विमान हैं, जितने भी चॉपर्स हैं, वो सारे आपके यहाँ पे अभ्यास करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये अभ्यास जो होता है वो हर 3 साल में एक बार देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राफेल जेट्स रहेगा, प्रचंड अटैक चॉपर है वो भी यहाँ पे भाग लेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति, जो कि कब होने वाला है? 17 फरवरी को होने वाला है। कहाँ पे? जैसलमेर में होने वाला है। ठीक है, पोखरण एयर ग्राउंड रेंज में। ठीक है, तो ये 3 साल में पहली बार ये होता है। ये बेसिकली अपनी काबिलियत को दिखाता है कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो कितना तैयार है दिन और रात के लिए किसी भी इमरजेंसी में। ठीक है, हमारा एयरक्राफ्ट किस लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या अनमैन्ड एरियर व्हीकल हो जैसे ड्रोन्स वगैरह, वो किस तरह से आज के डेट में रेडी हैं हर चीज़ को इमरजेंसी वाले सिचुएशन में। उस चीज़ को लेकर के ये अपना शोकेस करेगा, प्रदर्शन करेगा कि अपनी काबिलियत को ये पूरी तरह से इस एक्सरसाइज में दिखाएगा। कहाँ पे? जैसलमेर में। पोखरण एयर ग्राउंड की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी को लेकर के ये बेसिकली दूसरा न्यूज़ है। वायु शक्ति 2024 17 फरवरी राजस्थान के जैसलमेर में। इसका मुख्य कारण क्या है? आइए, मुख्य स्टेप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन बेसिकली यहाँ पे पार्ट लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राफेल, आप देख सकते हैं, सुना होगा आपने। ये सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने इन सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। फिर LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जैसे तेजस इस कैटेगरी में आता है LCA में। मिराज 2000 आप देख सकते हैं, मिग 29 देख सकते हैं। ये सब अपना प्रदर्शन दिखाएंगे कि ये किस लेवल पे चीज़ें को मैनेज कर सकते हैं। फायर पावर अब देखने को मिलेगा, डिफरेंट मिसाइल्स शूट करेंगे, बॉम्ब्स यहाँ पे डिफरेंट टारगेट में ये लोग टारगेट करेंगे। तो ये सारे अपना पावर दिखाएंगे, अपनी चीज़ों को इन एक्सरसाइज के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अगला जो एक्सरसाइज होगा वो प्लान किया जाएगा IAF के द्वारा। कहाँ पे? गगन शक्ति एक्सरसाइज में, जो कि आप देख सकते हैं लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख, फ्रॉम लद्दाख से इंडियन ओशन रीजन एंड फ्रॉम भुज से अरुणाचल प्रदेश। ये अगला एक्सरसाइज में देख सकते हैं जो होने वाला है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये पैन इंडिया लेवल पे एक्सरसाइज होता है गगन शक्ति, अगर हम लोग बात करें तो, और ये 5 साल में एक बार होता है। गगन शक्ति जो है वो 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। और गगन शक्ति का जो संचालन होता है वो वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भी जनरली अपनी प्रदर्शन करते हैं, अपनी हवाई जो स्किल्स हैं इनकी वो वहाँ पे दिखाते हैं, प्रदर्शित करने में ये अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये आपका एक्सरसाइज हो रहा है वायु शक्ति, जो 3 साल में एक बार होता है। इसके बाद गगन शक्ति एक्सरसाइज होगा जो 5 साल में एक बार होगा, जिसमें आपके राफेल, मिराज, सुखोई, MKI ये सारे विमान भी आप वहाँ पे देख पाएंगे। और ये जनरली इंडियन ओशन रीजन में जनरली ये विमान देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को लेकर के है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पैन इंडिया बेसिस पे ये एक्सरसाइज होता है गगन शक्ति। राफेल की अगर हम लोग बात करें तो राफेल क्या है? राफेल हम लोग ने फ्रांस से लिया है। फ्रांस का ये ट्विन इंजन का मिसाइल है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान आप कह सकते हैं राफेल। ठीक है, हवाई वर्चस्व देख सकते हैं, अंतर विरोध देख सकते हैं, हवाई टोही देख सकते हैं, जमीनी समर्थन देख सकते हैं, तीव्र प्रहार देख सकते हैं, जहाज रोधी हमला देख सकते हैं, परमाणु निरोध मिशनों के लिए सुसज्जित है। ये देख सकते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन में ये बेसिकली उसके टक्कर में परफॉर्म करता है। एयरशिप स्ट्राइक है, डेप्थ स्ट्राइक भी देख सकते हैं, ग्राउंड सपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका सुकोई है, सुकोई नाम सुना होगा, Su-30 MKI। ये ट्विन इंजन है, 2 सीट का आपको ये देखने को मिलेगा। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रसिया से बेसिकली हम लोगों ने इसको लिया है, इस रसिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया, लेकिन लाइसेंस इसका आपको IAF का HAL का देखने को मिलेगा IAF के लिए। ठीक है, तो ये इसको बिल्ड किया गया है और ये डेवलप रसिया के द्वारा किया गया, लेकिन बिल्ड इसको HAL की तरफ से किया गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, जहाँ पे जितने भी विमान के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। ठीक है,
हवाई में ये पूरी तरह से श्रेष्ठता है। जमीनी हमले भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी आप देख सकते हैं। तो समुद्री हमले जैसे मिशनों को भी ये पूरा करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। Su-30 MKI सुखोई जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्विन इंजन है, ये भी आपका ट्विन इंजन है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, अगला है तेजस। तेजस तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तेजस अभी आप लोगों ने 26 जनवरी का परेड देखा था वहाँ पे कितने जो विमान वगैरह थे वो सारे पार्ट लेते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजस भी HAL के द्वारा डेवलप किया गया एक मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, जिसको ADA के द्वारा डेवलप किया गया, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ये फर्स्ट MK-1 तेजस देखने को मिलेगा, जो कि IAF को डिलीवर किया गया था मार्च 2024 में ये डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये तेजस है, ध्यान रखिएगा। तेजस को पहली MK-1A तेजस की डिलीवरी मार्च 2024 में होगी। MiG-29S की बात करूँ तो ये ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसमें 1970 के दशक में सोवियत रूस द्वारा विकसित किया गया है। MiG-29 याद रखिएगा, ये बेसिकली किसके 1970 में इसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? सोवियत रसिया पहले USSR हुआ करता था, अब वो रसिया अलग हो गया है। 1970 में इसको ट्विन इंजन का ये एयरक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया गया था। आज के डेट में इसका अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका वायु शक्ति एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ था। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला बढ़ते हैं, अगले जो न्यूज़ है वो है किसान साथी पोर्टल। किसान साथी पोर्टल आप समझ सकते हैं, ये पोर्टल एक वेबसाइट है जो बेसिकली किसानों के लिए तैयार किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। ये एक IT का यूज़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान साथी पोर्टल का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें और फार्मर्स के लिए बेसिकली कृषि क्षेत्र में इसको यहाँ पे उपयोग के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसको पोर्टल का यूज़ क्या है? तो इस पोर्टल में यहाँ पे खास करके जितने भी किसान लोग हैं, वो जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स होते हैं जिससे जो किसानों के लिए निकाले जाते हैं, उसका बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस स्कीम से, किस किस योजना से कौन कौन से किसान को किस तरह से फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत सारे किसानों को पता भी नहीं होता है कि उनके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स निकाले गए हैं। तो ये बेसिकली पोर्टल उनके लिए बनाया गया है, ताकि जो भी सरकार के द्वारा स्कीम्स बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उसको बेसिकली ये क्या कर सके, उनका लाभ उठा सके। तो स्टेट के एग्रीकल्चर कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, स्टेट के एग्रीकल्चर कमिश्नर के द्वारा ये बताया गया है कि 12 लाख से अधिक किसानों ने वेब पोर्टल का उपयोग किया है। समझ सकते हैं, स्टेट के राज्य कृषि आयुक्त के अनुसार 12 लाख, यहाँ पे सिर्फ राजस्थान की बात कही जा रही है। देख सकते हैं 12 लाख से अधिक किसानों ने वेब पोर्टल का उपयोग किया। कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं कृषि विपणन योजनाओं से ये लाभ भी उठाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इन सभी सेक्टर्स में किसानों ने लाभ भी उठाया। 12 लाख फार्मर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। पेपरलेस वर्क यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है, पेपरलेस वर्क में बहुत तेज़ी में प्रक्रिया आई है और कोई भी चीज़ डिले नहीं होता है। लोग ऑनलाइन में चीज़ें इसलिए आई हैं ताकि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो सके। तो कागज़ से जो भी स्कीम्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी इनको मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स इनको इस पोर्टल के थ्रू हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आप देख सकते हैं, DBT कुछ याद आ रहा है? DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था 2 दिन पहले, याद आ रहा है? आई थिंक परसों दिया था, है ना। तो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का भी यूज़ करते हैं, यानी बिचौलिया बीच में कोई नहीं देखने को मिलेगा। किसान को सीधा सीधा फ़ायदा जो होगा डायरेक्ट आपको सरकार के तरफ से होगा। पहले क्या होता था कि सरकार के तरफ से बीच में नुमाइंदे होते थे, उसके थ्रू फिर वो किसानों तक चीज़ें पहुँचती थी जो भी उनका होता था। लेकिन अब यहाँ पे DBT का यूज़ किया जा रहा है, यानी इस पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट उनका किसान अपने अकाउंट नंबर वहाँ अपडेट करेंगे और जो भी फ़ायदा होगा, जो भी सरकार के थ्रू जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वो सीधे के सीधे उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सरकार के तरफ से 3 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है। क्यों की गई है? ये किसान जो है वो सरकार को बीज बेचते हैं, फर्टिलाइज़र बेचते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह बेचते हैं बड़े नंबर में, ताकि एक तरह से ऑनलाइन वेरीफाई हो सके और कीटनाशक बेचने के लाइसेंस को यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है।
तो 3 लाख की यहाँ पे लाभ संसाधन की सुविधा प्रदान की गई है, जबकि ऑनलाइन सत्यापन की मदद से बड़ी संख्या में बीज उर्वरक और कीटनाशक बेचने के लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, सीधे पोर्टल से लगभग 3 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए का यहाँ पे लाभ जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है, सुविधा जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये डीबीटी का एक एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखिएगा है ना। कुछ लोग कह रहे थे ना सर समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो उसी को लेकर के इस पोर्टल को लॉन्च कब किया गया था, 2021 में लॉन्च किया गया था। एक बहुत ही अच्छा ये पहल है जो बेसिकली यहाँ लॉन्च किया गया, तो कृषि करने में और आसानी हो गई, किसानों को अब सीधा जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सीधा जो लाभ मिल रहा है, वो एक तरह से क्रांतिकारी का माहौल यहाँ देखने को मिलेगा। क्रांतिकारी बदलाव जो आए हैं इस किसानी क्षेत्र में, वो आप देख सकते हैं, ताकि कृषक के जीवन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, एक बहुत बड़ा कृषि समुदाय के लिए एक बहुत ही बेहतर चीज़ें आई हैं कि बीज की जो चीज़ें थी, जो बिचौलिए थे, उनका जो बीज से जो हट गए, तो सीधा के सीधा जितना का जितना उनका बनता है वो सीधा का सीधा लाभ उनको डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कृषि करने में यहाँ पे आसानी के पहल के रूप में 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए विकसित किए गए मोबाइल ऐप ने उन्हें कृषि उपज के खरीदारी से जोड़ने हेतु नए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए। तो देख सकते हैं हर तरह से कृषि समुदाय को सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये ऐप भी, मोबाइल ऐप भी यहाँ पे डेवलप किया गया है, ताकि जो उपज है, जो प्रोडक्शन है और जो खरीदारी है, उन सबको यहाँ पे जोड़ा जा सके इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ये ऐप जो है एक तरह से विक्रेताओं के पंजीकरण और मिनी कट के वितरण के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जैव खेती के लिए पंजीकरण और बीज की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक तरह से यहाँ पे देखिए, ये ऐप जो है सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है, जो भी किसान जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराता है अपनी चीज़ों को यहाँ पे सेल करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कराने पर किसानों को क्या क्या मिलता है, एक मिनी किट मिलता है, रजिस्ट्रेशन बायो फार्मिंग का पंजीकरण मिलता है, और एक तरह से अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सीड भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन यहाँ पे ऑनलाइन जमा करने के लिए सेवाएं भी यहाँ पे इनको प्रदान की जाती है। तो जैव खेती वगैरह में पंजीकरण भी ये कर सकते हैं, और बीज एवं उर्वरक का ऑनलाइन जमा करने के लिए सेवाएं भी यहाँ पे प्रदान की गई। तो एक तरह से आप देख सकते हैं सीधा किसान जो है डायरेक्ट बेनिफिट्स उठा सकते हैं कि सरकार की तरफ से इस पोर्टल के थ्रू। एक पोर्टल जो है वो एक बहुत बड़ा हेल्प के रूप में, सपोर्ट के रूप में किसान के लिए बना है, और इसका ऐप भी आप देख सकते हैं एक तरह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, किसान समुदाय के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा न्यूज़ था। आई थिंक कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए होंगे डीबीटी पे। देखिए आप लोग के आंसर्स में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग, मुझे नहीं लगता कि एक सप्ताह भी हुआ होगा आप लोग को लिखे हुए, और कुछ लोगों ने अपना आंसर जो है वो इतना अच्छा से लिखा है। मैं वही आप लोगों के आंसर 100 बार पढ़ रहा था, और लिटरली आप लोगों ने लिखने में आपको खुद आप खुद रियलाइज़ करें या ना करें, आप खुद पहले दिन का अपना आंसर राइटिंग देखें और अब का आंसर राइटिंग देखें, आपको ज़मीन आसमान का आपको खुद डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग स्टार्टिंग में लिख नहीं पाते थे, लेकिन अब वो इस लेवल पे कम से कम लिख पा रहे हैं कि हाँ कुछ लिख पा रहे हैं, और कुछ नहीं बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं। सही बताओ तो 2-3 लोग जो हैं वो उस लेवल पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जिस लेवल पे उनको पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आंसर राइटिंग लिखने के लिए ना आपके पास माइंड का पूरा फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई और थॉट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। तो कोशिश कीजिए उस लिमिटेड टाइम में उसको आंसर को लिखने का। मेन तो यही एम है, यही टारगेट है। आंसर राइटिंग तो सब लिख सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उस आंसर राइटिंग का कि एक आंसर को लिखने में आपको 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो भी आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितने समय में वो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ऐसे तो बहुत से लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आंसर राइटिंग लिखने में कितना समय लग रहा है ना। लिटरली एक एवरेज तो आपको पता होगा। आप आंसर राइटिंग रोज़ 1 सप्ताह से आप लिख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ 1 सप्ताह में आपने जितना भी आंसर राइटिंग लिखा है, उस आंसर राइटिंग को लिखने में आपको कितना समय लग रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली मुझे तो वो पता नहीं चल पा रहा कि आप लोग कितना समय लग रहा है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ कितना समय में, और जेन्युइन तरीके से सही बताइएगा। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, आपको भी पता होगा जो मेरी क्लासेस कर रहे हैं और जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो आपको रिप्लाई जाता होगा। तो आपको पता है कि मैं जो भी आप कमेंट्स करेंगे मैं वो देखता हूँ ज़रूर। तो एक तरह से मैं इसलिए देखता हूँ ताकि हर एक चीज़, कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो मैं रहूँ वहाँ पे। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लिखेगा। ज़रूरी नहीं कि ठीक है सामने वाला अगर 1 घंटा में लिख रहा है, आधा घंटा में लिख रहा है,
आपको कितना समय लग रहा है, आप अपनी सच्ची चीज़ों को रखिएगा सामने में। कोई क्या कितना भी कुछ ना बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर आपको 2 घंटा लिख रहा है, कोई बात नहीं, 2 घंटा लिखे, किस बात का डर है ना। आज 2 घंटा लग रहा है, कल आपको अगले एक हफ्ता में यही चीज़ आपको 1 घंटा में होगी। तो चीज़ों को फेस कीजिए, चीज़ों को ओपन रखिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर राइटिंग लिखिए, आंसर राइटिंग बंद मत कीजिए। अगला न्यूज़ जो है वो ब्लू इकोनॉमी को लेकर के। ब्लू ब्लू किससे रिलेटेड होता है, पानी से रिलेटेड होता है, और ये वाटर से रिलेटेड, जो मैरीन जो पार्ट है, जो समुद्र वाला हिस्सा है, उसको कैसे क्लीन किया जा सके, उसके जो स्पेसीज हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको किस तरह से वो उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उसको लेकर के यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी 2.0 को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। कहाँ पे, अभी 1 फरवरी 2024 को, जहाँ इंटरिम बजट है ना। चलिए इंटरिम बजट क्या है, पढ़ाया था ना, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। इंटरिम बजट में बहुत सारे बेसिक आपके इकोनॉमिक टर्म मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे, समझिएगा इसको। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे एक स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत क्या कहा जा रहा है, एक रणनीति बताई गई है कि हम किस तरह से अनुकूल उपाय का यूज कर सकें तटीय जलीय कृषि में, और समुद्री कृषि पर केंद्रित एक नई योजना की शुरुआत कर सकें, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। कहाँ पे, संसद में, जब इंटरिम बजट का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो बताया जा रहा था। तो ये ब्लू इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्या है कि हम जो मैरीन के जो भी हमारे चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेस हैं, हम उसको किस तरह से स्टडी कर सकें, किस तरह से उसको हम डेवलप कर सकें, किस तरह से जो जीवन है अंदर में, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं, उनको किस तरह से उनकी लाइफ को और बेहतर बना सकें, ठीक है। किस तरह से हम जो समुद्र और तटीय क्षेत्र है उसको किस तरह से हम साफ़ सुथरा रख सकें, स्वस्थ रख सकें, कोस्टल जो एरिया है उसको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकें, इसी को लेकर के पूरा ये बेसिकली इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ पे पूरी तरह से, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली पूरी तरह से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। खास करके ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने की बात कही जा रही है। फिशरीज़ को यहाँ पे मत्स्य पालन को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके, वो सारी चीज़ें इस नीली अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, ठीक है। इसके बारे में SDG 14 याद आ रहा है कुछ, सतत विकास लक्ष्य 14 में इसको आपको देखने को मिलेगा। 14 नंबर, टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जरा बताइए तो, कितनी बार मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, टोटल कितनी है सतत विकास लक्ष्य, वो मुझे बताइएगा। और 14 नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैरीन सेक्टर्स को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किस तरह से हम ओशन को, सीज को, मैरीन रिसोर्सेज को हम किस तरह से लंबे समय तक हम उसको किस तरह से बना रख सकें, हम उसको किस तरह से निभा सकें, हम उसको किस तरह से और अच्छा बना सकें, उसको लेकर के यहाँ पे संरक्षण किस तरह से हम कर सकें, उसको लेकर के यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस किया गया है। नीली अर्थव्यवस्था बेसिकली यही है, ठीक है। हम उनके लाइफ को, महासागरों, समुद्रों किस तरह से हम संरक्षित कर सके, उसी के ऊपर यहाँ पे ये पूरी तरह से ये आपका नीली अर्थव्यवस्था बतलाता है, ठीक है। जरूरी क्या है, आप देख सकते हैं भारत की समुद्र सीमा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 7500 किलोमीटर का है बेसिकली, जो इतना किलोमीटर हमारा तट रेखा है, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में अगर मैं बात करूं मेजर रिवर कौन सा है, ठीक है, मेजर रिवर, ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन, मेजर रिवर कौन सा है वो मुझे बताइएगा। प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन सी है आप जिस राज्य में रहते हैं, और उसकी लंबाई कितनी है, ये सिर्फ आपके राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं पूरा नदी की नहीं बात कर रहा हूँ, ये आपके राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो कहा जा रहा है कि 7500 किलोमीटर तट रेखा है, इसके साथ साथ अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बढ़ा करके 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का कर दिया गया है। इंडिया में आप देख सकते हैं 12 प्रमुख बंदरगाह है, 200 से अधिक अन्य बंदरगाह है, और 30 शिपयार्ड जो है समुद्री सेवा को यहाँ पे प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मुझे बताइएगा, अभी एक और रिसेंट में 2 साल पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस पोर्ट को दिया गया, किस पोर्ट को ये कैटेगरी से रिप्रेजेंट किया गया है, कौन सा बंदरगाह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
वल्लभ बंदरगाह किसको डिनोट, कौन सा बंदरगाह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पोर्ट है, 200 अदर पोर्ट है और 30 शिपयार्ड है, जो हर तरह से एक तरह से हब है ये, तो जो क्या करता है समुद्री सेवा को क्या करता है प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली महासागर के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए महासागर विकास रणनीतियों को समृद्ध करने का समर्थन देता है। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा जो है महासागरों से बना है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मौजूदा जल जो है 97% हिस्सा में है और साथ ही पृथ्वी के 99% हिस्सा जीवन के लिए आवश्यक प्रदान करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक है, हम किस तरह से नीली अर्थव्यवस्था से हम किस तरह से विकास कर सकते हैं। तो विकास के रूप में भी नीली अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आप देख सकते हैं महासागर से अर्थव्यवस्था होता है सालाना, ठीक है। वर्तमान में वैश्विक महासागर की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक महासागर यानी ग्लोबल ओशन से जो बेसिकली अगर हम बात करें कितना हमारा काम होता है, तो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप देख सकते हैं जो कि ओशन इकोनॉमी है। 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे मूल्य का लगभग अर्थव्यवस्था जो है हमारा काम समुद्री तट के थ्रू होता है, ठीक है। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो सारे कहाँ से होते हैं, वो सारे समुद्री तट से होते हैं। तो ये भी बोला जा रहा है कि 2030 तक इसका मूल्य बढ़ करके 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ट्रिलियन है, याद रखिएगा, 3 ट्रिलियन डॉलर है, 3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, मिलियन बिलियन नहीं है, ट्रिलियन है, और वो भी अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो समुद्र की संपत्ति जिसे नैसर्गिक पूंजी भी कहा जाता है, ठीक है, ओशन एसेट्स जिसको नेचुरल कैपिटल भी कहा जाता है, ऑब्वियस ही बात है, प्रकृति का दिया हुआ ये पूंजी है, ठीक है, ओशन का एसेट। और ये इसकी लगभग जो मूल्य है वो कितनी 24 ट्रिलियन डॉलर आप देख सकते हैं, इसकी मूल्य कितनी है, कुल 24 ट्रिलियन डॉलर इसकी टोटल मूल्य है। तो ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी के आंसर्स में ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस के आंसर में ये सारे यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चीज़ों को आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से क्वेश्चन पूछी जा रही है और किस तरह के पॉइंट्स आपको अपने आंसर एंट्री में मेंशन करने हैं। जैसे मॉर्निंग में जो क्लासेस होती है वो क्लासेस में आप देख पाते होंगे बहुत सारे मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स देता हूँ, वो सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, वो भी आप आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं फीड कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे बहुत सारे, अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ तो नीतीश डिवाइस अभी आप लोगों ने देखा, नीतीश डिवाइस पढ़ाया था ना, हम लोगों ने डिस्कस किया नीतीश डिवाइस, तो कहीं कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे नीतीश डिवाइस के बारे में आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारे MOU साइन हो रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरबिया के साथ अभी हुआ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने, चलिए अभी हम लोगों ने देखा था ना डेंगू का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ बताइए मुझे, क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे हुआ डेंगू, हम लोगों ने सहायता अभी प्रोवाइड की है। फिर अभी आप देख सकते हैं कि एक डिफेंस शो हुआ है, डिफेंस शो हुआ है, कहाँ पे, सऊदी में हुआ है, सऊदी अरब में। तो कौन कौन इसमें भाग लिए हैं, भाग किनके द्वारा लिया गया इस डिफेंस शो में, ये आप यूज़ कर सकते हैं किसमें, वुमेन एम्पावरमेंट में। पढ़िएगा, सुबह के क्लास में मैंने आपको बताया भी था कौन कौन लोग, याद आ रहा है कुछ, कंठ वगैरह याद आ रहा है, चलिए मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सऊदी अरब में जो डिफेंस होने जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे आप आंसर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू इकोनॉमी किस तरह से हेल्प करता है। तो ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले तो ये फिशरीज़ के जीवन जो है उसको बरकरार रखता है, कायम रखता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी इलीगल फिशिंग हो रही है उसके ऊपर अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है,
पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगा, है ना, गरीबी ख़त्म, ऑब्वियस सी बात है, अगर जॉब्स आएंगे तो ऑब्वियस गरीबी जो का रेशियो है वो आपका कम होगा, और हंगर भी यहाँ पे ख़त्म होगा। ये सारे सतत विकास लक्ष्य के हिस्से हैं, याद रखिएगा। हम जो समुद्री के जीवन है उसको हम सुधार कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं यानी समुद्री जो समुदाय हैं उनको हम बचा सकते हैं, उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के आप देख सकते हैं, जितने भी गंदगी जो फैली जाती है जिसके वजह से हमारा समुद्र जो है वो प्रदूषित होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं स्मार्ट शिपिंग भी आपका होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट में उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। और हम लोग यहाँ पे जो नवीकरणीय ऊर्जा भी हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ब्लू इकोनॉमी का ही पार्ट है। अब यहाँ पे ये तो ब्लू इकोनॉमी अभी हम लोग ने पढ़ा। अब यहाँ पे 2.0 में अभी जो 2.0 को लेकर के डिस्कस हो रहा है उसका क्या लक्ष्य है, वो बेसिकली क्या करता है, जो हमारे क्लाइमेट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कोस्टल एरियाज़ की बात अगर मैं करूँ तो जलवायु में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है उससे हम किस तरह से सतत विकास को और बढ़ावा दे सकें, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। समुद्री में बहुत सारे जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रदूषण देखने को मिल रहे हैं, अत्यधिक यहाँ पे आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को किस तरह से हम कम कर सकें, जो थ्रेट्स है क्लाइमेट चेंज के वजह से, जो प्रदूषण है जिसके वजह से हमारा जो समुद्रीय वातावरण है, समुद्रीय जो इकोसिस्टम है वो हमारा किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, हम समुद्री जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो लचीलेपन रक्षा के लिए समन्वित कार्रवाई की तत्काल यहाँ पे आवश्यकता है। तो ये सारी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कदम उठा करके इन सभी चुनौतियों का हम सामना कर सकें और इन सभी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसी के ऊपर ये ब्लू इकोनॉमी है। यहाँ पे पूरा फोकस क्या किया जाता है, रीस्टोरेशन पर, रीस्टोर करना यानी जब वापस से हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं और उसको अनुकूल बना सकते हैं। तो हमें उसी को लेकर के यहाँ पे पूरी तरह से हम ये कदम उठा रहे हैं ताकि ख़राब मौसम से जो घटनाएं वगैरह हो रही हैं उसको हम कम कर सकें, ठीक है। डिजास्टर का इम्पैक्ट हम कम कर सकें। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, नीतीश डिवाइस किसके लिए यूज़ किया गया, फार्मर्स के लिए यूज़ किया गया। नीतीश डिवाइस का रोल क्या है कि वो फार्मर को अलर्ट जारी करेगा। कैसे अलर्ट जारी करेगा, वाइब्रेट करके, पहले वॉइस मैसेज से, फिर वाइब्रेट करके, फिर वो क्या करेगा, हीट होना स्टार्ट कर देगा ताकि किसान को पता चल सके। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू वो कनेक्ट रहता है ताकि वो किसानों को पता चल सके कि मौसम ख़राब होने वाला है, वो अपनी चीज़ों को, फसलों को किस तरह से बचा सके, उसको लेकर के जल्दी से जल्दी कोई स्टेप्स उठा सके ताकि उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे भी जो अभी देख सकते हैं समुद्र का स्तर जो किस तरह से बढ़ रहा है, ये सारे प्रभाव को कैसे हम कम कर सके उसको लेकर के यहाँ पे ये सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और ये सेंट्रल का स्कीम्स है, आप देख सकते हैं इसका एम यही है कि हम किस तरह से वापस से पुरानी चीज़ों को हम जो है उसको रिस्टोर कर सकें। इनका जो एफर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैव विविधता को हम प्रिजर्व कर सकें, जो हमारे उनको संरक्षित कर सके, ठीक है। जो तट के समुदायों की सुरक्षा हम कर सकें और समुद्री आवासों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो 2.0 में बताया जा रहा है। ये कहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ये इंटरिम बजट में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर के अब तट के किनारे जो जल कृषि होती है और समुद्री कृषि होती है उसको भी किस तरह से विस्तार किया जा सके। एक्वाकल्चर की बात कही जा रही है और मैरीकल्चर की बात कही जा रही है। तो ये फोकस करता है किस चीज़ को, कि हम किस तरह से तटीय कृषि को और बढ़ावा दे सकें और समुद्री कृषि को हम बढ़ावा दे सकें, ठीक है। इसके डिमांड को कैसे हम बढ़ा सकें। तो ये समुद्री कृषि मतलब क्या होता है, जो सी फूड होता है, सी फूड भी तो आपके क्या है आज के डेट में इकोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो किस तरह से उसको लेकर उसकी डिमांड जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आप देख सकते हैं चाइना में, जापान में, ये सब देशों में आप किस तरह से सी फूड्स के डिमांड कितने ज़्यादा है। हमारे देश में तो फिर भी उस लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे चाइना और जापान में आपको देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर के ये सारे चीज़ें फोकस किया जा रहा है
ठीक है। मांग को कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर उन्हें पर्यटन के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत करके समुद्री संसाधनों में दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए तटीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर यहाँ पे क्या करता है, सृजित करता है। तो बेसिकली कोस्टल कम्युनिटीज़ को एक लेकर के ये पूरी तरह से क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर रहा है और ये भरोसा दिला रहा है ताकि मैरीन रिसोर्सेज को हम लॉन्ग टर्म तक हम उनको सपोर्ट कर सकें और टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे और तेज़ी से बढ़ावा दे सकें और नवीकरणीय ऊर्जा पे पूरी तरह से हम फोकस कर सकें। सतत विकास के ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से वर्क किया जाना है। कोस्टल एग्रीकल्चर्स पे, कोस्टल एक्वाकल्चर पे पूरी तरह से फोकस करना है ताकि इन चीज़ों का डिमांड जो है वो और तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसको हम मीट कर सकें, उसको हम पूरा कर सकें, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कमी ना आ सके, उसको और एक्सपेंड कर सकें। ये अर्थव्यवस्था का है, ऑब्वियस ही बात है, ये भी एक अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी सेक्टर में इसको अप्रोच किया जा रहा है, बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनाया गया है ताकि हम एक तरह से बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण, विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर संबद्धता तथा सरकारी विभाग के एवं नागरिक समाज में समन्वित जो भी चीज़ें हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में जो एक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, इन सभी को हम अडॉप्ट कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, डिफरेंट सेक्टर्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकें ब्लू इकोनॉमी से। तो ये इसको एक्सपेंड करने, इंटीग्रेट करने की बात कही। इंटीग्रेट मतलब हर डिपार्टमेंट के साथ इसको कनेक्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो या सिविल सोसाइटी हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने को लेकर के बात कही जा रही है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाने को लेकर के बात कही जा रही है। ब्लू इकोनॉमी के थ्रू हम स्टेक होल्डर्स को लेकर के बात कही जा रही है ताकि हम सतत विकास लक्ष्य तक अपने समुद्री एरियाज में ज़्यादा हम एफर्ट लगा सकें और इसको पूरा कर सकें, इस कोलैबोरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने पार्टनरशिप को और अच्छे से निभा सकें। ठीक है, तो इसी को लेकर के सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देकर तटीय क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। ये योजना जो है एक तरह से क्या किया जा रहा है, एकीकृत करने की बात कही जा रही है। जितने भी सरकारी विभाग हैं, उद्योग हैं, उनके साथ। अब बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जा रहे हैं इस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से, अभी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से संबंधित प्रमुख सरकारी पहले यहाँ पे ली गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सा मिशन चल रहा है देख सकते हैं। डीप ओशन मिशन चल रहा है, ठीक है। फिर सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक। आप मुझे बताइएगा कि ये सब प्रोजेक्ट किस वर्ष यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये किस वर्ष लॉन्च किया गया है, किससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट को मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था और इससे ये क्या है, इसमें क्या होता है। ओ स्मार्ट प्रोजेक्ट है, ये भी मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। इंटीग्रेटेड ICJDM, ये तो सबने पढ़ा होगा, ये तो बहुत इकोनॉमी में यूज़ होता है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट की बात करें तो सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल, ठीक। नाविक, ये तो बहुत अच्छे से सभी लोगों ने पढ़ा होगा नाविक को लेकर के, ठीक है। नाविक तो इसको तो सभी जानते ही होंगे। इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। नीली अर्थव्यवस्था भारत नॉर्वे कार्यबल, अच्छा ये दोनों सेम है क्या इधर। इंटीग्रेटेड कोस्टल, वही तो। चलिए, नेशनल फिशरीज पॉलिसी। तो ये सभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इन सभी मिशंस के बारे में, सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये किससे, मतलब ये प्रोजेक्ट क्या टारगेट करता है, क्या एम करता है, इसका लक्ष्य क्या है, ये मिशन किससे संबंधित है। संबंधित तो पता ही है, लेकिन इस मिशन में क्या टारगेट किया जा रहा है, क्या इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है, क्यों प्रोजेक्ट्स को ये चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सभी स्कीम्स के बारे में पढ़िएगा, ये सारे स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। और इनकेस अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप ही को और अच्छे से समझ में आएगा कि ये मिशन जो है वो किस तरह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट किस तरह से कर रहा है। और एक तरह से आपको और अच्छे से आप इसके बारे में जान पाइएगा और अच्छे से कहीं ना कहीं आप आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर पाइएगा इकोनॉमी के, ठीक है। तो ये था पूरा आज का न्यूज़। कैसा लगा आज का लेक्चर। राष्ट्रीय मत्स्य नीति बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉलिसीज़ हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस।
आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, देखिए शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाएं, फैमिली को बड़ा करें, ताकि मैं लाइव आ सकूं और लाइव आकर के आप लोग को वो वापस से पुरानी वाली जो चीज़ें हैं वैसे ही उसको कर सकूं। ठीक है, 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट रखेंगे। कुछ किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बेल आइकन आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, उसको प्रेस कर दिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो आए और टाइमली आप उसको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।